हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। तो आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं हम फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनकी PDF आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाकर आप हमारे ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बाकी चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। 60,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो डालने का, और आप सभी लोगों के लिए भी और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तो जल्दी से जल्दी 60,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं, 100-200 सब्सक्राइबर होंगे, तो जल्दी से जल्दी 60,000 सब्सक्राइबर करवा दो। फिर है अपना कि विषय हम लोगों का भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र कुछ भी है, फिजिक्स है, सिंपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उन 3 भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनकी विमाओं का सूत्र ml-1t-2 होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब, ये 3 भौतिक राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र ये समान होता है। ठीक है, अब क्या है, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को एक वस्तु का घनत्व हमें 8.4 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी क्यूब बोल दिया मैंने। जबकि छात्र ने प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम आप सभी लोगों का ज्ञात किया है। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो ये सूत्र होता है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का, ये सूत्र लिखा हुआ है। एंड अब इस सूत्र को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6% प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि निकली है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति बतानी है। यदि वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहे तो इस एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसे एक समान वृत्तीय कहते हैं। ये हो गया हमारा वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि निकाय की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ये भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक आपकी परिभाषा हो जाएगी और ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, अब क्या है, अब 4th क्वेश्चन आता है, एकांक सदिश किसे कहते हैं। और एकांक सदिश में 1 i कैप j कैप k कैप को हमें क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है, यानी कि जिसका परिणाम इकाई होता है। ये भी लिख सकते हैं, एकांक होता है जो भी है। बहुत सारी परिभाषाएं एकांक सदिश की। तो अब आप लोग इसकी हम लोग आई कैप और जे कैप और के कैप को हम परिभाषित करते हैं। तो क्रमशः एक्स वाई जेड दिशा के अनुदिश इकाई सदिश। तो ये आप लोगों के आई कैप, जे कैप और के कैप हो गए। अब है अभिकेंद्री त्वरण से आप क्या समझते हैं, ये बताना। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आप सभी लोगों के। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के MCQ कवर कराए जाएंगे आप लोगों के फिजिक्स की। और कमेंट में बता दीजिए और किस सब्जेक्ट की आप सभी लोगों को वीडियो चाहिए। हिंदी की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आ रही है, उसके लिए आप लोग रेडी रहना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी केंद्रीय त्वरण से आप क्या तात्पर्य है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपके भैया आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, घर्षण किसे कहते हैं। तो ये घर्षण की परिभाषा काफ़ी ईजी है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती या फिसलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। सिंपल है। अब है अभिकेंद्री बल से क्या तात्पर्य है, और इसका सूत्र भी निकालना है, मतलब लिखना है। तो वृत्तीय गति करने वाली वस्तु सदैव केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करती हैं। ठीक है, उस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस पर निम्न सूत्र, इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी F = mv²/r। ठीक है, अब आते हैं हमारे वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो आवर्तकाल और आवृत्ति, ठीक है, सॉरी आवर्ती बोल दिया मैंने, आवृत्ति है ये। ठीक है, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसे T से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T। ठीक है, और किसी कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए
चक्करों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा लेता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ओके, फिर आता है हमारा 9वां, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी की परिभाषा लिख रहे हैं। तो एकांक दूरी पर स्थिर दो एकांक द्रव्यमान के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ही गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक है, और अब आता है हमारा कैपिटल जी का मान कहाँ अधिक व कहाँ न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर थोड़ी सा आप सभी लोग देख लीजिए सही है कि नहीं है। बाकी आप इसको क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। बाकी इसके आंसर में थोड़ी सी मुझे लगता है प्रॉब्लम है ऊंचाई बढ़ने पर, अर्थात पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर। ठीक है, तो इसके आंसर को आप लोग प्लीज़ नोट मत करिएगा, थोड़ी सा इसमें गड़बड़ है इस आंसर में, आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर है वीन का विस्थापन नियम। तो इस नियम अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काफ़ी ईजी है। न्यूटन का शीतलन का नियम काफ़ी मोस्ट है, जहाँ पर डबल टिक लगे हुए हैं। तो इस नियम अनुसार यदि वस्तु और उसकी चारों ओर का वातावरण का तापांतर अधिक ना हो तो वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसका सूत्र लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आवोगाद्रो का नियम लिखना है, तो आवोगाद्रो का नियम एक गैसीय नियम है जो बताता है कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों में समान आयतन के समान संख्या के अणु होते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र कोटि से आप सभी लोग क्या समझते हैं? स्वतंत्र कोटि क्या है? स्वतंत्र कोटि तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी निकाय के स्वतंत्र कोटि से आशय उस तंत्र में उपस्थित प्रचलों की संख्या से है जो परस्पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, बल्कि स्वतंत्र होता है। उदाहरण के लिए समतल स्थित बिंदु के यदि केवल उस समतल के चलने के लिए स्वतंत्र की तो दो कोटि हुई। ठीक है, अब है आप सभी लोगों के यहाँ पर तीसरा, तो लोलक वाली घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो इसको बताना है, तो ये काफ़ी इजी है और इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि जब ऊष्मा पड़ती है धातु पर यानी कि लोहे पर, तो लोहा जो है फैलने लगता है। तो गर्मियों में लोहा फैल जाता है जिससे उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, और ठंडियों में घट जाता है, इसलिए वो सुस्त हो मतलब उनका आवर्तकाल मतलब लंबाई घट जाती है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए घड़ियां सुस्त हो जाती है। सिंपल सा रीज़न है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप लोग। किसी स्प्रिंग में बल नियतांक से आप क्या समझते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एंड तो इसको देखेंगे, तो स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कठोरता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियतांक को, स्प्रिंग की कठोरता को नापने के लिए या उपयोग मापने या उपयोग करने के लिए स्प्रिंग नियतांक निकाय को स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमें हमारी टीम को नहीं मिला था, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका आंसर आप सभी लोग खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं, वरना इसकी पीडीएफ मतलब इसका आंसर हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, फिर आता है ये आप सभी लोगों का थोड़ी सा ब्लर हो गया मेरे हिसाब से कि किसी माप की यथार्थता तथा शुद्धता से आप क्या समझते हैं? तो इसे देखना है। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वालिटी बढ़ाकर। बाकी ये 19 वाला सवाल रहा है, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य किसे कहते हैं, और प्रत्येक के लिए उदाहरण देना है। तो धनात्मक कार्य, चलिए धनात्मक कार्य देख लेते हैं। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है अथवा बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अतः हम कह सकते हैं बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा वस्तु पर कार्य किया जाता है। इस स्थिति पर बल की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे पत्थर को ऊपर उठाने में उसके भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ये धनात्मक कार्य हो गया। और ऋणात्मक कार्य, ये आप सभी लोगों की परिभाषा रही कि जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशाओं के विपरीत हो तो अथवा बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो। ठीक है, तो ये ऋणात्मक कार्य के लिए उदाहरण रहा। और शून्य शून्य कार्य तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो इसको अभी आप सभी लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अब ये आप सभी लोगों का एक न्यूमेरिकल आ जाता है, मतलब एक हम हिसाब से कह सकते हैं तो व्युत्पन्न करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि स्प्रिंग की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ पर सिर्फ मानना बस थोड़ी सा टफ रहता है कि माना एक स्प्रिंग किसी दृढ़ आधार से जुड़ा है, उस पर m द्रव्यमान का एक बॉक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब स्प्रिंग से जुड़े बॉक्स को अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है तो स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है,
और यहाँ से आप सभी लोग अतः स्प्रिंग की लंबाई में dx परिवर्तन करने पर बल द्वारा किया गया कार्य ये हो जाएगा आप सभी लोगों का। हुक के नियम के अनुसार आप सभी लोगों का F बराबर kx, जहाँ के नियतांक हो जाएगा। समीकरण 1 में मान रख देंगे तो यहाँ पर अवकलन हो जाएगा, और अवकलन होगा तो W बराबर 1/2 kx²। और कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और कार्य जो रहता है वो बराबर रहता है, तो इसलिए यही आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx²। ठीक है, ये आप सभी लोगों का सूत्र व्युत्पन्न हो गया। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा कि हिंदी की चाहिए नेक्स्ट वीडियो या इंग्लिश की, किस सब्जेक्ट की चाहिए नेक्स्ट वीडियो, या फिजिक्स के ही MCQs लाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आए आप सभी लोगों के लिए, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, जो मैंने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी 60,000 सब्सक्राइबर की, उस रिक्वेस्ट को यार पूरा ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।